और सबसे बड़ा सवाल अभी इस समय यही है कि आखिर और कितने जोशी मत। हरीश रावत जी अभी इस समय भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल सुन रहा हूं। हरीश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है इस समय। उत्तराखंड राज्य के 20 साल के सफर में अब तक 10 सरकारें बन चुकी है। जिम्मेदारी तो सभी की होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल है भी, लेकिन कुछ कदम जो वर्तमान सरकार होती है उसी को उठाने होते हैं। जो आपदा आई थी केदारनाथ की, देश के इतिहास की भीषणतम आपदा थी, उसके लिए जो कदम उठाने थे तत्कालीन सरकार ने उठाए और उसमें विपक्ष को भी और सबको सहयोग में लेने का काम किया। आज भी एक भीषण आपदा है राज्य के सम्मुख, जोशीमठ बचाने की एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय विपदा मानिए और इसके और पूरी मदद करिए। एक नया जोशीमठ बनाइए, पुराने जोशीमठ को फिर से उसको उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसको एक खतरे से बाहर करने के लिए जो जितने भी वैज्ञानिक कदम उठाने हैं, तकनीकी कदम उठाने हैं, वो सब उठाए जाने चाहिए। और उसके लिए यदि एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की जरूरत है, बंद करिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 3 प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे जब उत्तरकाशी खतरे में आई थी, और लोगों ने कहा कि साहब इसके इन पावर प्रोजेक्ट की वजह से खतरे में आएंगे। 80% जो कमीशन पूरे हो चुके थे उन पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो है लोगों की जिंदगी। और फिर जोशीमठ केवल जिंदगी तो है ही है, 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी का सवाल, और उससे बड़ी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारे देवता, सब कुछ है वहाँ। बायोडाइवर्सिटी, हमारी पहचानें सब उससे जुड़ी हुई हैं। वो सब उसके साथ डूब रही है, उनको बचाना है। हरीश रावत जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और निवासी भी हैं वहां की। आप गली कूचे वहां की हर स्थिति को बखूबी समझते हैं। वैज्ञानिकों की आप बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने तो पहले भी चेताया था। क्या आप लोगों को तब समझ में नहीं आया था कि आज ये हाल हो सकता है उत्तराखंड का? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2014 में हमने जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय, हमारी सरकार ने जोशीमठ की स्थिति का भी अध्ययन किया, जबकि उस समय ऐसी स्थिति चिंताजनक नहीं थी। लेकिन हमने अध्ययन किया, उसमें एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार हमने 5 कदम उठाए, जिसमें जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं वहाँ इरोजन हो रहा था जोशीमठ की तरफ को, वहाँ सुरक्षा दीवारें बनाने की बात थी। उस काम को हमने प्रारंभ करवाया। ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की, और वहाँ के लिए हमने कहा केंद्र सरकार से बात की जाए कि ऐसे हमको सस्ते मटेरियल उपलब्ध करवाए जाए बिल्डिंग बनाने के, जो हीट और कोल्ड रेजिस्टेंस हों, लेकिन हम सस्ते सब्सिडाइज रेट्स पर वहाँ के लोगों को उसको उपलब्ध करवाने का काम कर सके। और नगर पालिका के सामने हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई। हमने कहा जो है जितने डिस्पोजल है, विशेष तौर पर वेस्ट डिस्पोजल का जो काम है, उसके लिए आपको जो भी मदद चाहिए हम सारी मदद देंगे, ताकि प्लास्टिक आदि की वजह से कोई जो है इन्वायरमेंटल हैजार्ड उस एरिया के अंदर पैदा न हो सके। और बाकी हमने एक्सपर्ट्स की राय ली। हमने कहा भाई इस राय को लिया जाना चाहिए। और उस समय एक एग्रीमेंट हुआ स्थानीय लोगों के साथ एनटीपीसी का, जिसके तहत जो है लोगों को कहा यहाँ जो रहेंगे लोग, घर हैं, उनको बीमाकृत किया जाएगा। हमारे बाद आने वालों ने उन चीज़ों को फॉलो किया ही नहीं, लोगों का बीमा करवाया नहीं। आज सारा दायित्व तो अब सरकार के ऊपर है, करिए, आपको देना पड़ेगा। और उसके लिए हमने बिल्कुल साफ कहा है कि नया जोशीमठ बसाइए। जोशीमठ के आसपास जमीनें हैं, उसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, लोग दूर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि जोशीमठ की स्थिति को समझना पड़ेगा। जो वहाँ लोग हैं उस स्थिति को समझना पड़ेगा। वो लोग बद्रीनाथ के साथ जुड़े हुए हैं, और जोशीमठ की अपनी स्थितियां हैं, वो एक देवस्थान है। हम लोगों से ये नहीं कह सकते कहीं दूर चलिए, तो वहीं हम सुरक्षित स्थान देंगे
और वहाँ उनको जमीनें आवंटित होनी चाहिए। उनके घरों के व्यवसाय आदि का सारा मुआवजा दे करके उनको ये, उसके लिए हमने बद्रीनाथ का या केदारनाथ का 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं, उनके आधार पर मुआवजा दिया जाए ताकि लोग अपने नए सिरे से व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। और जो जहां इस समय धसाव हो रहा है, जहां टूट फूट हो रही है, उन एरियाज को कैसे ठीक किया जाए ताकि सुरक्षित कैसे उन स्थानों को बनाया जाए। उसके लिए टनल बंद करनी है तो टनल बंद करिए, 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के काम को रोकना है तो उसको रोकिए, बाईपास को रोकना है तो बाईपास के निर्माण को रोकिए, कोई भी कदम उठाइए मगर जोशीमठ बचाइए। जोशीमठ उत्तराखंड की शान है, हमारी संस्कृति की शान है, हमारी अध्यात्म की शान है, हमारा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, हमारी बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। रम्माड़ जैसी यूनेस्को संरक्षित सभ्यता के केंद्र वहाँ हैं। ये सब चीजें हैं जो चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि नहीं, हर हालत में भारत को जोशीमठ को बचाना चाहिए, पुराने स्वरूप को उसका स्थापित करना चाहिए, सुरक्षित स्वरूप में लाना चाहिए। और इसमें आपकी भी मदद चाहिए, देश के मीडिया की मदद चाहिए, आपके चैनल की मदद चाहिए। बिल्कुल हरीश जी, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, हम उन लोगों के साथ में खड़े हुए हैं जो अभी इस समय दर्द से दो चार है, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपने घरों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए। हरीश जी, आप एक नहीं बल्कि कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के। इस दरमियान भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़, हिमपात, हिमखंडों का गिरना, वनाग्नि, न जाने कितनी प्राकृतिक आपदाएं आपने देखी होंगी। क्या उस समय जरा भी अंदेशा, शुरुआत की बात मैं कर रही हूं, तब से लेकर अब तक जरा भी अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार की स्थिति का भी सामना भविष्य में करना पड़ सकता है, जिसको लेकर के जो महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए? समय ने जो चेतावनियां दी 2014-15-16 में, हमने उसके अनुसार कदम उठाए। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वो कदम उठाए और आज जो स्थितियां पैदा हुई उसके अनुसार आज की सरकार को कदम उठाना चाहिए। आप संवेदनशीलता का अनुमान 2 बातों से लगा सकते हैं। 1 तारीख से स्थितियां विकट होती गई, मगर राज्य के आपदा सचिव मुख्यमंत्री से 1 दिन पहले जो है जोशीमठ पहुंचे हैं विशेषज्ञों के साथ। 1 दिन पहले आप अंदाज लगाइए, और ये परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात। और दूसरा, इस बात से समझ सकते हैं अहेतुक सहायता के रूप में जिनके घर बर्बाद हो गए, सारे सब ध्वस्त, उनको खाली करने पड़े, उनको हम अहेतुक सहायता कह रहे हैं, त्वरित सहायता के रूप में ये 5,000 रुपये पकड़िए। अब हम लोगों के कटे पे मरहम लगा रहे हैं या हम उसमें नमक डाल रहे हैं? आप जरा पूछिए। लोगों के आंसू इसीलिए बह रहे हैं। लेकिन हरीश जी, लोगों को लग रहा है बीच में टोक रही हूं, सरकार हमारे बीच में साथ खड़ी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से निरंतर कह रहा हूं कि पूरा राज्य, पक्ष विपक्ष सबको ले चलिए, सब खड़े हों उनके साथ। बिल्कुल यही सवाल जब हम दूसरे खेमे से, जो सवाल आप मेरे सामने सबक रख रहे हैं सर, वही सवाल जब हम दूसरे खेमे से पूछते हैं, मौजूदा सरकार से पूछते हैं, तो वो कहते हैं जो प्रोजेक्ट्स आज हानि पहुंचा रहे हैं उनकी शुरुआत तो आपके कार्यकाल के दरमियान हुई थी, आपके राज के दरमियान हुई थी। देखिए, इस देश के अंदर हर चीज की शुरुआत, देश की आजादी की शुरुआत से, संविधान बनाने से लेकर के अणुशक्ति बनने से, अंतरिक्ष की शक्ति, समुद्र के अंदर की शक्ति और रक्षा शक्ति, खेत की शक्ति, जितनी चीजें हुई हैं सारी शुरुआतें कांग्रेस के समय में हुई हैं। विद्युत शक्ति की भी उसी में हुई है, परमाणु ऊर्जा भी हमारे समय में हुई है, सारी आधुनिक तकनीक की, संचार की सारी चीजों की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई है। यदि कहीं कोई डिजास्टर होता है तो उसके लिए क्या वो सरकार जिसने इतनी दूरगामी तौर से सोचा और कामों को शुरू किया उसको ब्लेम किया जाना चाहिए, या जिनके ऊपर दायित्व है आज सुरक्षा करने का और चीजों को सुधारने का, उनके ऊपर होना चाहिए? यदि कुछ गलती हुई है तो उसको आप सुधारिए, हम आपके साथ खड़े हैं, इसमें ब्लेम कहां कर रहे हैं? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसी खेमे की तरफ से गलतियां हुई हैं, आपके कार्यकाल के दरमियान, आपके राज के दरमियान किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही? नहीं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, किसी को दावा नहीं करना चाहिए। हमारे बहुत सारी कमियां रही होंगी। हमने आपदा प्रबंधन का काम किया, हिमालयी सुनामी सबसे भीषणतम भारत के इतिहास की सुनामी थी, उसमें हमने रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, बचाव, ये सब काम किए। और मैं नहीं कह सकता कि 100% परफेक्शन के साथ किए हम, लेकिन फिर भी जो है कहीं कोई शिकायत 1.5 साल के अंदर हमने राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ले आए, पूरी चीजों को किया, लोगों को रिहेबिलिटेट किया, रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया,
जहां आज ध्यान लगाने माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच करके हमको कृतार्थ करते हैं, वो सब काम कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्कुल हुआ। हरीश तो जी, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जोशीमठ अंजाम में दिया भी गया अभी है। मैंने 4 स्टेप आपको बताए जो हमारी सरकार ने उस समय उठाए थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज की सरकार को मैं उसके लिए दोष दे रहा हूं। मैं उनसे केवल इतना कह रहा हूं कि आज की चुनौती के अनुरूप अपने को खड़ा करिए, हम आपके साथ हैं। इसीलिए तो कह रही है कांग्रेस कि भाई राष्ट्रीय आपदा के तौर पर लो करके, ताकि केंद्र के पास बड़ा खजाना है, राज्य के पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, इनको पैसा मिल सके। हम तो धामी जी की पीठ ठोक रहे हैं। धामी जी को तो मुझको टेलीफोन करके कहना चाहिए था, थैंक यू हरीश रावत जी, आपको मेरी चिंता है। लेकिन हरीश जी, वो तो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये जो स्थिति बनी है इस पर पहले ही काम हो गया होता, विचार विमर्श और मंथन का दौर चल गया होता, कोई रोड मैप तैयार कर लिया जाता इस स्थिति से निपटने के लिए, तो आज इस स्थिति से वहां की जनता दो चार हो ही नहीं रही होती। सीधी सीधी गलती कांग्रेस पार्टी की है। देखिए, सैटेलाइट अंतरिक्ष का प्रयोग ये सब चीज किया है, और यदि हरिकोटा से एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फेल हो जाती है तो इसके लिए इसका मतलब है जिसने अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग का गठन किया जवाहरलाल नेहरू, उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, उनके ऊपर उनसे कहना चाहिए कि तो जवाहरलाल नेहरू की दोष था। अरे ये तो आज कुछ चीजें हो रही हैं, तो आज यदि उनका परिणाम गलत हो रहा है तो उसको सुधारिए। हरीश जी, आप जानते हैं कि 400 साल पहले वैज्ञानिकों ने ये बात कह दी थी कि ये स्थिति बनेगी भविष्य में, तो कुछ तो काम होना चाहिए था ना सर। बीजेपी से भी यही सवाल है, मेरे आपसे भी यही सवाल है, सवाल जनता पूछ रही है। सवाल इसीलिए सुधार के उपाय किए गए, मैंने अभी आपसे कहा ना, एनटीपीसी के साथ तत्कालीन मंत्री ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने एक समझौता किया, स्थानीय लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप सबको बीमाकृत करेंगे, उनके बिजनेस को करेंगे, उनके घरों को बीमाकृत करेंगे, क्योंकि ये आशंका व्यक्त की गई थी उस समय भी कि ये टनल के कारण जो है कुछ भूगर्भीय परिवर्तन आ सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं समझी गई, और उसके लिए सेफगार्ड्स सुनिश्चित किए गए। आपने वो सेफगार्ड्स किए नहीं, आपने वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि था उसको सुधारा ही नहीं। 4 धाम यात्रा मार्ग में हमारे समय में उसका डीपीआर तैयार हुआ और उसमें था मिनिमम कटिंग मैक्सिमम विड्थ का फॉर्मूला, और उसमें ये कहा गया कि मग डिस्पोजल होगा, 100% मग डिस्पोजल। आज तो काटो, लुढ़काओ और पैसा बनाओ, भाग लो। सारे ठेकेदारपुर का पैराडाइज बना दिया है 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग को, और जोशीमठ के अंदर उससे बहुमूल्य तीस के और उसके पेड़ काटे जा रहे हैं, मंगू के पेड़ काटे जा रहे हैं। किससे कहें? जो दुर्लभ पेड़ हैं, जो पर्यावरण रक्षा का काम करते हैं, उन पेड़ों को काटा जा रहा है, और बड़ी बड़ी मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा है। तो लेकिन ये सर पिछले 5 से 6 साल में या फिर अभी लेटेस्ट तो नहीं शुरू हुआ है ना, ये सब तो एक लंबे समय से चलता आ रहा है। विकास आपने भी किया है, आप जो कह रहे हैं वही विकास आज भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढ कर रखना था पहले से। देखिए, हर विकास के साथ कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, हर तकनीक के साथ कुछ सावधानियां होती हैं, चाहे मोबाइल, चाहे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या दूसरी टेक्नोलॉजी हो, हर किसी के साथ सेफगार्ड्स आपको अपनाने पड़ते हैं। यदि मोबाइल में किसी के विस्फोट हो जाता है तो उसके कारण जो है आप पूरी मोबाइल टेक्नोलॉजी को दोष देने लग जाएंगे, उसको छोड़ दें। टेक्नोलॉजीज को, विकास को करना पड़ता है, उसके लिए जो सेफगार्ड्स आवश्यक हैं वो सेफगार्ड्स लाने चाहिए। मैं नहीं कह रही हूं, मैं पूरा दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कम से कम जिम्मेदारी तो स्वीकारें सभी अपनी अपनी जोशीमठ के प्रति। देखिए, लोगों के आंसू महत्वपूर्ण हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब चीज के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा दो, लेकिन उनके आंसू पोंछो, लोगों को मदद दो, उनको आज खड़ा करो। आज की आप सरकार हैं, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करिए, फैब्रिकेटेड हाउसेस ला करके वहाँ एक वैकल्पिक जोशीमठ बनाइए, और जमीनें को उनको आवंटित करके मुआवजा दीजिए, ताकि उन्हीं को वो धीरे धीरे अपने परमानेंट शेल्टर के रूप में बता सकें, ताकि जोशीमठ के ऊपर जो भार बढ़ गया है। जोशीमठ में ये 2-3 हजार की आबादी के साथ प्रारंभ हुआ कस्बा आज जो है 20,000 की आबादी में है। तो ये सब चीजें हैं, सब चीजों को ध्यान में रख करके चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। विकास इसलिए किया जाता है लोगों को सुविधा हो, सुविधा के कारण लोग आजीविका के लिए वहां आते हैं। वहां 3-4 हजार लोग ऐसे हैं जो केवल आजीविका के लिए जोशीमठ में आए, लेकिन अब वो हमारे नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं,
हम उनकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। तो आज उनकी जिम्मेदारी को लीजिए। हम यही तो कह रहे हैं कि आप चीजों को ठीक से समझिए और उसका निदान निकालिए। अब भाजपा की दिक्कत यह है, ये केवल जो है ये 2-3 ही चीज जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, सिविल कोड जानते हैं, धर्मांतरण बिल जानते हैं, इन्हीं की विशेषज्ञता है इनके पास। मानवीय चीजों को तो ये समझते ही नहीं, लोगों के आंसू को कैसे पूछा जाए, मदद कैसे की जाए। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जो लोग संकट में हैं, घर छोड़ रहे हैं, उनको 5,000 रुपया कह रहे हैं, तो उनको 5,000 रुपया दे दें मदद के तौर पर। अरे कहिए आगे की सारी मदद हम देंगे, ये अहेतुक सहायता के रूप में हम दे रहे हैं। वो भी राशि इतनी होनी चाहिए कि व्यक्ति गाड़ी, जिस गाड़ी को कर रहा है उसका किराया तो अदा कर सके, उससे जो सामान लेकर के जा रहा है। लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे इनके पास तो कुछ है ही नहीं। नगर पालिका में 2-3 कमरे हैं, होटलों के एक कमरों में कैसे रहेंगे इस पूरे के पूरे परिवार। तो लोग एक के कमरा दे रहे हैं, कह दे रहे हैं हमने तुमको ऑफर कर दिया है। 600-650 घर ऐसे हैं जिसको खतरनाक घोषित किया जा चुका है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति के लायक गंभीरता दिखाई दे रही है? आपके लोग हैं वहां जो मंच में, उन्होंने आपको रिपोर्ट किया होगा। जो दर्द हरीश रावत कह रहा है वो उससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति वहां है जिसको वो कह रहे हैं। मैं राजनीतिक संकोच के मारे बहुत सारी बातों को नहीं कह पा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत 24 पर सुन रहे थे आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को, जिनकी ओर से बताया गया कि आखिर अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है।